हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तोनवाल आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन को स्टडी करना है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितना अपन को वर्क डन करना पड़ेगा, ये आज हमारा एम है। तो इससे पहले कि अपन इस डेरिवेशन को करें, थोड़ा सा अपन पीछे की ओर मूव करते हैं कि अपन ने क्लासरूम में ये स्टडी कर रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है एट एंगल थीटा। ये एंगल हमने यहां मान लिया कितना है, थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल अपन को पता है कि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रहेंगे, अपोजिट प्रॉपर्टी रहेगी इनकी, और इनके बीच का सेपरेशन है वो स्मॉल होता है। तो ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और इस चार्ज को अपन कह रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन अपन को पता है कितना है, 2a। तो ये सेपरेशन अपन को पता है दोनों का 2a है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, इसका फॉर्मूला अपन लास्ट चैप्टर में डिराइव कर चुके हैं और वो आया था टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। P यहाँ पे है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E यहाँ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा यहाँ किस किसके बीच में एंगल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। अपन फिजिक्स में यही डायरेक्शन लेते हैं, हालांकि केमिस्ट्री में उल्टा है इसका कि प्लस से माइनस की, लेकिन फिजिक्स में अपन इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन, सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहां जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में भी हमने लिखा था तो क्या लिखा था, पी क्रॉस ई, ये हमने लिखा था। अब तो अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, तो अपन राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। पहले P आ रहा है तो P की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को आप कर लो, ये P की डायरेक्शन में मैंने फिंगर को कर लिया। फिर E आ रहा है तो E की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को टर्न कर दो, तो जो थंब आता है वो आपको इस थर्ड वेक्टर टॉ की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे टॉ यानी जो जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ P एंड E, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर और वो अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपली अपन इतना कुछ जानते हैं। अगर अपन यहां पे देखें थोड़ा सा, थीटा की वैल्यू अगर मान लो 0 है, थीटा यहां पे 0 है तो टॉर्क कितना आएगा, आंसर है 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, तो इस पे कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। ओके, फिर से अगर मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0, तो फिर से टॉर्क कितना आएगा, 0। अगर थीटा की वैल्यू अपन 90 डिग्री ले लें तो टॉर्क कितना आएगा, यहां साइन 90 की वैल्यू 1 तो P इंटू ई, तो ये बन जाएगा हमारा P इंटू ई, ये टॉर्क बनेगा। अब ये कुछ एक स्पेशल केस है जिनको हमेशा हमें याद रखना है, और ये वाली कंडीशन को अपन कुछ नाम देंगे, इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये कौन सी है, तो अपन बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो टाइप के स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं जिसको अपन अभी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, यहां पर टॉर्क कैसा आ रहा है अभी, मैक्सिमम, ठीक है। तो एक बार अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसका मीन क्या है। तो एक बार आप देखना, जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो, इसको देखिए,
ये माइनस वाला रेड मानिए, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये प्लस वाला है वो ब्लैक मान लीजिए, ब्लैक चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां P की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो उस केस में अपन बोलेंगे इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगे, यानी टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। टॉर्क 0 होते ही अपन बोलेंगे ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये रोटेट नहीं कर रहा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं अपन, ये रोटेट नहीं कर रहा। इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर इसको अपन थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, देखिए प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज पे किधर फोर्स लग रहा है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन को पता है कि प्लस में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस में इस साइड में फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो इसको कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस पे अगर हम देखें तो इस पे इस तरफ फोर्स लगा, इस पे इस तरफ लगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे टॉर्क इसमें क्रिएट हो रहा है। अगर अब मैं कहूं यहां से थोड़ा सा मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो अगर ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। स्लाइटली डिस्प्लेस करते ही अपने आप ये इनिशियल पोजीशन को अचीव करे। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी माइनस क्यू चार्ज वो इस तरफ चला जाए, तो देखो ये माइनस क्यू इस तरफ चला गया, ठीक है, और ये प्लस वाला इधर आ गया। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। इस बार थीटा कितना है, 180 डिग्री। इस केस में अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूं, तो ये क्या होगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएगा। कैसे देख सकते हो आप, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैंने यहां प्लस क्यू बोल दिया, ये माइनस क्यू, ठीक है। अब मैंने इस कंडीशन को फॉलो किया है, देखो ये प्लस फॉर ब्लैक और माइनस फॉर रेड, ठीक है। अब ये कंडीशन में आप देख सकते हो, अब यहां से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ऐसे कर दिया मान लो इसको, ठीक है। तो अब इस प्लस पे किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ, और माइनस पे किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ। बताओ, अब इसको तो मैंने इधर डिस्प्लेस किया था, तो ये परमानेंटली क्या होगा, पूरा ही मूव हो जाएगा, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। इसी को अपन कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो ये दोनों ही मोस्ट कंडीशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, थर्ड कंडीशन है कि अगर इसको थीटा को अगर हम 90 डिग्री से डिस्प्लेस करा दे, ठीक है, यहां पे ऐसे हो जाए, मान लो ये माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई। थीटा यहां पे कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में फिर से देखिए आप, ये माइनस, इसको हमने कितना डिस्प्लेस करा दिया, ये ऐसे, तो माइनस नीचे प्लस ऊपर है, ठीक है। इस केस में आप बोलोगे इस पे कितना टॉर्क क्रिएट होता है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क आता है, वो आता कितना है, P इंटू E। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा इस डेरिवेशन को करने से पहले पीछे का रिकॉल करना जरूरी है, पीछे वाली बातों को याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। तो इसको आप याद ध्यान रखना कि ये वाली चीजें अपन ने एज्यूम कर रखी है भाई, ठीक है। इतनी सारी बातें हमने सीख ली। ओके, अब अपन आते हैं अपने डेरिवेशन पे, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है और उसमें कितना टॉर्क क्रिएट होगा, इसको अपन इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, उसको अपन फाइंड करने हैं, और साथ में इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यानी यहां पर सारी लाइनें हैं वो इक्वल स्पेस में और सारी की सारी कैसी है, पैरेलल है बस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, ठीक है। अब अपन यहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये वाला जाएगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है।
सेपरेशन वही 2 है जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है, वैसे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हमने 2 ले रखा है पहले से, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब अपन क्या करें, यहां से एक एंगल किस एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है इसने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना ले लिया हमने, थीटा एंगल ले रखा है, ओके। अब आपको क्या करना है, और यहां से अपन क्या कहते हैं कि थोड़ा सा स्लाइटली इसको अपन क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहां से मैंने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस कंडीशन से और डिस्प्लेस कर दिया, कितने एंगल पे, तो आंसर मान लो यहाँ पे अपन θ1 एंगल ले लेते हैं, सपोज कितना एंगल ले लिया, θ1, ठीक है। एक बार फिर से आप देखिए, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की। ये एंगल पहले वाला कितना था, ये हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अब हमने कितने पे रोटेट कर दिया, तो अपन बोल रहे हैं इसको θ2 एंगल से इसको रोटेट कर दिया है। तो ध्यान रखना θ1 एंड θ2 दोनों के दोनों एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिए गए हैं, ओके। अब यहाँ मान लो ये प्लस क्यू है और ये वाला क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं, यहां से इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी साथ में वर्क डन, अब हमने क्या किया, इसको रोटेट किया है, तो रोटेशन में कितनी एनर्जी होगी उसको अपन यहां डिराइव करेंगे, कितनी एनर्जी आती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से रोटेट करने में कितनी एनर्जी आएगी उसको अपन डिराइव कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से डेरिवेशन करें इसको, इसमें डायग्राम में अपन बोलेंगे यहाँ पे ये सेपरेशन, आप बोलोगे कि सर ये सेपरेशन थोड़ा कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया, तो क्या यूनिफॉर्म नहीं गया, चाहो तो आप इसको दोबारा से बना के और यहाँ इस मिड पॉइंट से लाइन गुजार दो और बाकी स्पेस इक्वल कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और मैं बना दूंगा लास्ट में डायग्राम ताकि आपको पता लग जाए कि सही डायग्राम कैसा बनेगा। अभी तो हमने यहाँ रफली बना लिया, ठीक है। चलो, या फिर बना देता हूँ मैं, ओके। डायग्राम तैयार है हमारा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E, ठीक है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना था, हमने बोला θ1, ठीक है। अब क्या करना है, अपन को डेरिवेशन करना है, वर्क डन फाइंड करना है, किसमें वर्क डन, इसको रोटेट कराने में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ था, उसको अपन रोटेट करा रहे हैं फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, तो ये θ1 हो गया, और ये वाला एंगल भी यहाँ कितना है, θ2। देखो ध्यान से, दोनों के दोनों एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को अपन बना सकते हैं, ठीक है। अब अपन बोलेंगे कि पहले टोटल अपन θ1 θ2 कितना भी हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, अपन थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसमें वर्क डन फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर आप पूरा θ1 से θ2 के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे और लिमिट अप्लाई कर दोगे θ1 से θ2, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है इस पे, वो हमें पता है, टॉर्क लग रहा है PE sin थीटा, ठीक है। रोटेट कहां से करा, θ1 से θ2, इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है, थीटा अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब टॉ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। टॉ यहाँ पे वेरिएबल है। तो आपने पहले पढ़ा है 11th क्लास में कि जैसे अपन बोलते हैं कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S, ये हमने स्टडी कर रखा है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर के केस में है वही रोटेशनल मोशन में वर्क क्या हो जाता है, फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको डी थीटा कह देंगे, चलो, और यहाँ ds मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये डॉट आ गया दोनों के बीच में, तो ये रोटेशनल के केस में टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है। और ये स्मॉल एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस किया है, इसलिए स्मॉल वर्क डन कितना आएगा, dw। तो यहां पर लिख सकते हैं, अच्छा पहले अपन बता दें कि ये टॉर्क कितना क्रिएट होता है, तो आप यहां से लिख सकते हो कि वी नो दैट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए कितना टॉर्क लगता है, तो अपन को पहले से पता है, टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा। तो ये अपन यहां से बता देंगे कि PE sin थीटा ये टॉर्क लगता है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1, ठीक है। अब आप बोलो स्मॉल वर्क डन कितना है, करना तो θ1 से θ2 है, लेकिन अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इसको, ठीक है। मान लो कि हमने इसको हल्का सा d थीटा एंगल से इसको रोटेट करा दिया, ठीक है। तो यहां बोलोगे वर्क डन
वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल by small angle d थीटा या बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा। ठीक है, तो ये स्मॉल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये एक बात आपको यहां ध्यान में रखनी है कि ये जो टॉर्क लग रहा था वो तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए टॉर्क लग रहा था, और ये कैसे लग रहा था भाई, क्लॉकवाइज, यानी ये टॉर्क है, इसकी डायरेक्शन ये थी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन अपन को फाइंड करना है। तो ये तो इधर लग रहा है, जो कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अपन एक टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो इसकी बजाय अपन इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अपन रिप्लेस करा रहे हैं, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक लगा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, दो टॉर्क है यहाँ पे, एक तो है एक्सटर्नल और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण टॉर्क जो है वो है, और एक है एक्सटर्नल। तो अपन एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो वही सिस्टम एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा। तो अपन यहां पे अगेंस्ट दी टॉप, ठीक है, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं अपन, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट दी टॉर्क। इस टॉर्क के अगेंस्ट अपन यहां पे कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, अब यहां से कितना आएगा, तो अपन बोलेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा। अब ये जो टॉर्क आएगा ये हमारा एक्सटर्नल है इंटू ये डी थीटा, डॉट प्रोडक्ट बोल दो टॉ डॉट डी थीटा। अब आपने इसको डिस्प्लेस भी इस साइड में किया है और हमारा टॉर्क भी इस साइड में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, अब ये जो टॉर्क एक्सटर्नल है, ठीक है, ये टॉर्क एक्सटर्नल ये हमारा पीई साइन थीटा, यानी अपन क्या कर रहे हैं, जितना टॉर्क ये लग रहा है उसके बराबर, उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अपन इसको थोड़ा सा मूव करा रहे हैं। ठीक है ना, टॉ एक्सटर्नल और टॉ ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा, जैसे अपन वो करते थे ना कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, फिर अपन क्या करते थे, इन्फिनिटी चार्ज लेके आते, स्लोली मूव कराते थे। ठीक है, जितना फोर्स लग रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हुए धीरे धीरे लाते थे। सेम ही कंडीशन यहाँ रोटेशनल वाले केस में है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आप यहाँ से बता सकते हो कि डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा, यहां से अपन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू बन जाएगी हमारी कितनी, टॉ की वैल्यू तो पुट कर दी, कितनी आएगी, पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों टॉ और डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क के बीच का एंगल 0 था, इसलिए वो 1 कर दिया। थीटा, ये थीटा दूसरा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का है। ठीक है, ये स्मॉल हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया है। अब टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, total work done in rotating electric dipole from angle theta 1 to theta 2। ये भी जो आप वर्क कर रहे हो, ये कौन से टॉर्क के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो ये टॉर्क ये इस साइड में लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट अपन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके कारण जो टॉर्क बना है उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो ये कितना आएगा अभी टोटल के लिए अपन इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन से आएगा W इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, और ये वाली लिखी थी वैल्यू पूरी पी ई साइन थीटा, तो अपन यहाँ लिख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, इसको अपन सोल्व करेंगे। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, उसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो अपन यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है ये कौन सा है भाई,
एक्सटर्नल वर्क डन है ये, ठीक है। ये वर्क कौन कर रहा है, अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वर्क डन आएगा वो एक्सटर्नल वर्क डन ही बोला जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ क्रिएट कर रहे हैं अपन, ओके। अब क्या करते हो, लिमिट अप्लाई करते हो। ये माइनस का साइन है, पहले अपर लिमिट, माइनस का साइन लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये माइनस फिर अंदर जाके इसको क्या कर देगा, थीटा 1 पहले आ जाएगा, थीटा 2 बाद में आ जाएगा। ये माइनस वाले को प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा। तो ये वाली वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या बन जाएगी, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं इसको साइड में बता सकता हूं क्या किया हमने। ये माइनस साइन आप मान लो बाहर है, तो पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब आप इस माइनस को अंदर ले लो, तो अंदर लेते ही cos थीटा 1 प्लस का हो गया और cos थीटा 2 माइनस का हो गया। ये हमने किया है, ओके। ये कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है। बस अब अपन यहां से केस लगा सकते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। ये वर्क डन जो होता है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनता है। लेकिन अगर अपन मान लो ये पोटेंशियल एक्चुअल में एनर्जी बनेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। तो एक बार देखना आप, यहां से अपन केस फर्स्ट ले लें। तो केस फर्स्ट क्या कहता है कि इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 90, तो वर्क डन कितना आएगा, ये एक्सटर्नल वर्क डन। यहां थीटा 1 की वैल्यू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1, थीटा 2 की वैल्यू 90 रखी, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये ओनली कितना आएगा, P इंटू ई। ध्यान करना एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है। अभी अपन इसको लेंगे केस सेकंड, ठीक है। इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 0, ये थीटा 1 इक्वल्स टू 0 की पोजीशन कौन सी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कौन सी होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहां से इसको यहां इस कंडीशन से ऐसे रोटेट करा दिया तो कितना वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो यहां पुट करोगे थीटा 1 0, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा, यहां cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये बन जाएगा 2pe, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। अगर 0 से यानी थीटा इक्वल्स टू 0 से, थीटा 1 इक्वल्स टू 0 से थीटा एंगल के लिए बोले तो यहां cos 0 की वैल्यू 1 और यहां cos थीटा आ जाएगा, यानी 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे भी अपन केस को स्टडी कर सकते हैं। अब मैं यहां पे थोड़ा सा बात करूंगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी की जब अपन बात करते थे, याद करो ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके कारण ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अपन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का यानी जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसको आप दोबारा देख सकते हो कि फर्स्ट लेक्चर जो हमने दिया था पोटेंशियल का, उसमें ये बोला था कि यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं और उसमें किया गया वर्क डन है वही उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अपन यहाँ इस चार्ज को, यहाँ रेटेस्ट चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में जो किया गया वर्क डन है, ठीक है, यानी W कहां से कहां मूव करा रहे हो, B to A, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, Q चार्ज को मूव कराया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मूव कराने में जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। तो UA माइनस UB, यही तो लिखा था हमने, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोला जाएगा यहां से, ठीक है। फिर हमने बोला था कि ये तो दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। सिमिलरली ये भी चीज क्या है कि थीटा 1 से थीटा 2, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर हम बोले किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपने क्या किया था, इस बी पॉइंट को कहां लेके चले गए थे, इन्फिनिटी पे, और क्या मान लिया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। और वहां से उस चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन बताया था, याद है ना। बस वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लिया था, ठीक है। यानी इस बी पॉइंट को अगर इन्फिनिटी में ले गए तो हो गया 0, तो यू ए इक्वल्स टू क्या आएगा, W, वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी में चला गया और इस ए के इक्वल आया था, बस ये हमने किया था। तो सिमिलरली यही केस भी अपन करेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे, वहां हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना इन्फिनिटी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बताई, यहां भी सिमिलरली अपन इस सिस्टम की बात करें, सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहां भी आपको एक पोजीशन लेनी होगी जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो, 0। अब वो कंडीशन कौन सी है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन अपन एक पल के लिए देखते हैं, एक बार समझना आप। जैसे मान लो ये यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आना है। इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ अपन ले लेते हैं, मान लो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है। तो इन्फिनिटी पे इस सिस्टम की यानी इस इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे अपन पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान रहे हैं, जीरो, ठीक है। अब चलो, अगर आप इस प्लस चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है, और प्लस चार्ज को इस पॉइंट पे लाके रखा है आपने, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लस क्यू चार्ज को धक्का मारेगा उधर, लेकिन अपन ने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया, अपन को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क करेंगे वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने कितना वर्क किया, x जूल वर्क किया सपोज, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अभी तो प्लस क्यू चार्ज मैंने लाके यहाँ रख दिया, क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, नहीं बना। अभी माइनस और लेके आओ, तो माइनस को जब मैं लाऊंगा यहाँ पे, तो माइनस को जब ला रहे हो आप, तो यहाँ तो क्या है, यानी यहाँ आप मान सकते हो कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये प्लस प्लस है, प्लस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आया अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। तो आपको तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, तो यहाँ अपन बोलेंगे ये सीधा यहाँ इस पॉइंट पे लाने में अपन बोलेंगे कितना वर्क करना पड़ा, ये हमें कोई वर्क करना नहीं, जो जितना पॉजिटिव है उसके इक्वल, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है जो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हो गया, जीरो, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, जीरो होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन देखो कौन सी है, यानी प्लस क्यू ऊपर ये माइनस क्यू नीचे, तो ये कंडीशन ये आ गई जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, ठीक है ना, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज ऊपर प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, थीटा 90 हो गया। इसका मतलब ये एक प्लेन हो गया जिसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, और यहां पे आप बोल दोगे कि ये वाली कंडीशन अपन बोलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जीरो होगी, वो अपन ने एज्यूम किया। जैसे आपने यहां एज्यूम किया ना कि इन्फिनिटी पे जीरो मान लो, यहां कहां माने भाई जीरो, यहां कहां माने, तो हमने बोला कि आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे अगर रखोगे तो वहां पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। क्यों? क्योंकि जितनी ये है एनर्जी उतनी ये नेगेटिव में, तो टोटल जीरो हो जाएगी बस। तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। अगर मान लो आप कहते हैं कि सर हम प्लस को यहां ले आए, माइनस को मैं यहां ला के रख दूं, माइनस को यहां ला के रख दे, ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि यहां तक अगर आप ला के रखोगे प्लस को, अब माइनस को यहां तक लेके आओगे तो ये डिस्टेंस तो मान लो उतनी तय की है तुमने, तो यहां तक तो दोनों का नेट वर्क डन तो कितना रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन उस माइनस क्यू चार्ज को अब आगे भी तो डिस्प्लेस करोगे, तो यहाँ पे इस सिस्टम ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी यहाँ पे अपन बोलेंगे इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी सिस्टम के पास, तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अपन सिस्टम की जीरो नहीं बता सकते। आप कहोगे सर मैं माइनस क्यू को यहां ले आया, अब प्लस क्यू को यहां लाके रख दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहां तक तो माइनस और प्लस दोनों को लाने में नेट वर्क डन जीरो है, लेकिन जैसे आप प्लस को आगे बढ़ाओगे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, अब भी नहीं हुई जीरो। तो आप इस केस में थीटा जीरो वाले केस में भी नहीं ले सकते और थीटा 180 वाले केस में भी नहीं ले सकते, तो थीटा कौन सा ले, थीटा लो भैया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की केस में आप क्या बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से याद रखना है, और अपन यहां इसके बाद में ये बातें लिख देते हैं। तो अपन ये एज्यूम करते हैं, ये हमने माना है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखोगे। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो अपन लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बोलिए भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अपन यहां एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम एट एंगल, कौन सा एंगल, यहां पे थीटा वन यानी इनिशियल, ये एक्चुअल में इनिशियल है और ये फाइनल था, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल एंगल को मैं कितना मान लूं, 90 डिग्री एट एंगल थीटा वन इक्वल्स टू 90 डिग्री, या पाई बाय 2 बोल दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, कितनी होगी बोलो, U 90 में कितनी होगी बोलो, जीरो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पाई बाय 2 बोल दो, चलो पाई बाय 2 पे कितनी रहेगी, जीरो रहेगी यहां पे, ठीक है। ये अपन ने एज्यूम किया, भी ध्यान रखना इसको।
तो अब आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर थीटा एंगल पे कितनी होगी, क्योंकि अपन को यही फाइंड करना था कि पर्टिकुलर किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, यहाँ वाली तो जीरो है। अब आप कितना भी घुमा दो, थीटा घुमाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंगल थीटा, एट एनी एंगल तो बताओ यू थीटा पे कितनी आएगी। यहां पे फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को डाल सकते हो आप, कितना 1 हो गया ये वाला, और इसको डाल दो, चलो 2 डाल देते हैं अपन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहां पे थीटा 1 की वैल्यू 90 रखोगे, यानी पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये बन जाएगा PE cos थीटा 2, और थीटा 2 को हमने यहां पर जनरलाइज कर दिया और वो एंगल कितना ले लिया थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा वर्क डन। जो एक्सटर्नल वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी कितनी बन जाएगी यहाँ पे U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, बस। यानी थीटा 2 को आपने यहाँ पे कितना ले लिया, थीटा 2 को आपने कितना बता दिया, थीटा बता दिया, ठीक है, बस। ये बन गई, यानी ये 0, तो ये थीटा 2 थीटा बन गया, तो ये एनर्जी हमारी आ गई एट एंगल, कितने एंगल पे आई है ये थीटा, ठीक है। तो ये एट एंगल हो गया हमारा थीटा, ओके, बस। तो अगर आपसे पूछे, अब आप किसी भी पोजीशन में बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो किसी भी एंगल पे अपन इसको शो कर सकते हैं कि कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो ये वाला अपन ने माइनस माना था रेड को, और प्लस को माना था ब्लैक, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप बताओ कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, थीटा कितना है यहाँ 0, थीटा 0 पुट करोगे तो ये मैंने एनर्जी कितनी आ गई माइनस PE, जो कि होती है मिनिमम, ठीक है। फिर इसके बाद में आपसे बोले इस कंडीशन में कितनी है, तो इस कंडीशन में थीटा 90 हो गया, तो वो तो हमने मानी है, वो तो 0 है। इस कंडीशन में कितनी होगी, थीटा यहाँ 180 हो गया, इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी माइनस cos 180, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस PE बन जाती है वो, ठीक है। तो टोटल अपन बोल सकते हैं यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे पर्टिकुलर आपसे पूछ सकते हैं, 60 डिग्री में पूछ ले, 30 डिग्री में पूछ ले, 45 पे पूछ ले, कितने में पूछ ले, अपन यहाँ बता सकते हैं, ओके। एक चीज इसमें थोड़ी सी और बात है, ये तो जो वर्क डन था ये कौन सा था, ये वर्क डन था एक्सटर्नल वर्क डन। अगर मान लो आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना आएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाए तो अपन को ये पता है कि डेल्टा U इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा U इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, और इक्वल्स टू अपन लेते हैं W एक्सटर्नल और इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये किसके इक्वल होगी W एक्सटर्नल वर्क के, ठीक है। तो यहां हमने एक्सटर्नल वर्क फाइंड कर लिया, कितना आया PE। आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक वर्क कितना है, तो वो आ जाएगा माइनस PE, ठीक है। मान लो एक्सटर्नल वर्क आया 10 जूल, तो बताओ इलेक्ट्रिक वाला कितना आया माइनस 10, सिंपल, बस। इसका जस्ट साइन क्या कर देना, आपको अपोजिट कर देना है, तो इसको आप ध्यान में रखना, नोट कर सकते हो आप ऊपर ऊपर, जब अभी मैंने लिखा था ये वाली चीज ऊपर ऊपर नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अपन यहां पे भी केस लगा देते हैं, ये केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में अपन क्या लेंगे, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी सिस्टम की, U इक्वल्स टू माइनस PE, ये आपको बात याद रखनी है अभी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आएगी इतनी, थीटा इक्वल्स टू 0, और ये कौन सी कंडीशन होती है, ये मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ध्यान में रखना आप, मिनिमम होगी, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस सेकंड कौन सा है, केस सेकंड, तो आप यहां पे बोलोगे केस सेकंड में कि इफ थीटा इक्वल्स टू कितना ले, इस बार 180 ले ले, तो थीटा इक्वल्स टू 180, इस केस में U कितना आएगा, तो इस केस में U आएगा मैक्सिमम, और वो कितना आएगा cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस PE,
चाहो तो लिख दो यहाँ प्लस, और ये बनेगी कौन सी, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट केस थर्ड अपन लेते हैं यहाँ पे। केस थर्ड कौन सा, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताइए, थीटा 90 रखते ही cos 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0। ये मिनिमम ये नहीं है, मिनिमम वाली ये माइनस वाली है। ठीक है, तो ये वाली होगी कौन सी कंडीशन, जिसमें अपन बोलते हैं टॉर्क मैक्सिमम होता है। अगर आप टॉर्क की बात लिखो, देखो पॉइंट बना लो, यहाँ स्टार लगा दो, ये स्टार लगा दिया, ये स्टार लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। ठीक है, ये हमने बातें सारी बता रखी है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कितना रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इस केस में नेट फोर्स कितना रहता है, नेट फोर्स। ठीक है, इस केस में नेट फोर्स 0। ठीक है, नेट फोर्स अपन बोलते हैं यहाँ पे सभी केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स कितना रहता है, 0 ही रहता है। ये बात तो आपको याद रखनी है, नेट फोर्स 0 ही रहता है। ठीक है, और इसमें टॉर्क कितना रहता है, टॉर्क, तो इसमें टॉर्क 0 रहता है, इसमें टॉर्क कितना रहता है, 0, इसमें टॉर्क कितना रहता है, इसमें मैक्सिमम रहता है, और वो मैक्सिमम कितना रहता है, P इंटू ई। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि जब अपन मैग्नेटिज्म में आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह स्टडी करेंगे, सेम चीज वापस से रिपीट होने वाली है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पे जैसे पढ़ा है वैसा का वैसा ही अपन वहां रिपीट करेंगे, तो इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। ओके, तो आप अब इसको यहां से, अब आप क्या करोगे, पूरे को अच्छे से समझ लिया वीडियो को, अब आप यहां से हेडिंग लगा के और पूरा यहां से लेके पूरा आप यहां पूरा एंड तक नोट कर दो। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी और होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने क्या स्टडी किया है, एक तो वर्क डन, फर्स्ट हमारा क्या था, वर्क डन। ये मान लो ये ए नंबर पे वर्क डन हमने फाइंड किया, फिर बी नंबर पे हमने क्या फाइंड किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की। ठीक है, वर्क डन कितना आया, ये इतना आया, केस हमने डाल लिए, कितने भी केस हो, अगर मान लो आपसे पूछे 30 से 60 डिग्री पुट करो ना, आंसर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इन बातों को डिराइव कर दिया। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, ये चीजें क्या किया है, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लिया है कि वहां हमने 0 माना है उस केस में। ओके, अब आप इसको पूरे को नोट कर लेना। एक और मेथड होता है इसका, वो मैं कल अगली क्लास में पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो, कल की क्लास में आपको असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइल।